गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। ये हमारा थर्ड लेक्चर है हमारे फर्स्ट चैप्टर का, जो कि है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब तक हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, माइक्रो एंड मैक्रो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं। ओके, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है और यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। जो भी हमने अब तक पढ़ा है वो सब इस टॉपिक में लगेगा। आप ये मान के चलिए जो भी हम अब तक पढ़ रहे थे वो इसी टॉपिक के लिए पढ़ रहे थे। ये टॉपिक आपका अराउंड 8 मार्क्स के आसपास कवर करता है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क्स के आसपास ये आपका कवर करेगा। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। बेटा यहाँ पे टू गुड्स इसलिए लिया गया है कि हम अज्यूम करके चलते हैं कि एक मार्केट में एक प्रोड्यूसर है, वो दो गुड्स ही प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ओके, इसका अजम्पशन देख लेते हैं एक बार। हम इसमें सिर्फ दो गुड्स ही लेंगे। दो गुड्स इसलिए लिए जाते हैं बेटा ताकि आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो दो गुड्स ही प्रोड्यूस करेगा, हो सकता है वो 3 प्रोड्यूस कर दे, हो सकता है वो 4 प्रोड्यूस करे, पर हम 2 ही लेंगे क्योंकि वो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगा। इस लेवल पे आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसके आपको मैं एक बार समझा देता हूँ कि डेफिनेशन किस तरीके से और क्या बोल रही है। ये डेफिनेशन बताती है कि आपके पास जो रिसोर्स है बेटा वो लिमिटेड है, लेकिन उसके अल्टरनेटिव यूजेस रहेंगे। मतलब एक ही रिसोर्स के आपके अलग अलग यूज़ रहेंगे। मान लीजिए कि आपका एक रिसोर्स है वुड, उसका आप टॉय बनाएंगे, उसका आप ये मान के चलिए चेयर बनाएंगे, और उसका आप बनाएंगे कुछ भी, मान लीजिए आप टॉय चेयर हो गया, उसके अलावा आप ये मान लीजिए कि टेबल। ओके, तो आप यहाँ 3 बना रहे हैं। ओके, तो एक ही रिसोर्स के 3 अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। अभी के लिए हम 2 ही प्रोडक्ट लेंगे क्योंकि हमें वही बोला गया है कि हमें 3 नहीं 2 प्रोडक्ट ही लेके चलने हैं। तो अब हम क्या कर देख रहे हैं कि वुड से हम या तो टॉय बनाएं या चेयर बनाएं। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप 5 टॉय बनाते हैं तो मतलब आप 0 चेयर बनाएंगे। ओके, या एक सेकंड आपके लिए इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए एक चीज़ कर देते हैं। अगर आप 10 टॉय बनाएंगे तो आप 0 चेयर बनाएंगे, लेकिन अगर आपने चेयर की एक भी यूनिट बनाई तो यहाँ पे आपको 2 यूनिट टॉय की छोड़नी पड़ेगी, तब आप 1 यूनिट चेयर की बना पाएंगे। उसी तरीके से अगर आपने 2 यूनिट चेयर की बनाई तो अब आपके यहाँ पे हो जाएगा क्या, 6 यूनिट टॉय का। अगर आपने 3 यूनिट बनाई तो यहाँ हो जाएगा बेटा 4, और अगर आपने अगर आपने 4 यूनिट बनाई तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और अगर आपने यहाँ पे पूरी 5 यूनिट बनाई तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन है बेटा, एक ही रिसोर्सेज से बनने वाले प्रोडक्ट के 2 कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपको एक बनाना है तो उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा। अगर यहाँ से 2 माइनस होगा तो यहाँ तो 8 ही रह जाएंगे, लेकिन हमारी एक चेयर बन जाएगी। आप एक चीज़ देख के चलिए, अगर मान लेते हैं कि इसके अंदर हमें हमारे पास यहाँ पे अराउंड कितने कॉम्बिनेशन हो गए हैं, हमारे पास हो गए हैं बेटा 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन हो गए हैं 2 गुड्स के। ओके, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें क्या दिखाता है कि हमें हर गुड्स पे कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दूसरे गुड्स को बनाने के लिए, और हम एक ऐसा पॉसिबल आउटकम निकाल पाएँ या ऐसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाल पाएँ 2 गुड्स का जो मैक्सिमम प्रॉफिटेबल हो। एक बात बताइए, अगर आप 10 टॉय बना रहे हैं तो आप 100 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आप कुछ बना ही नहीं रहे तो कमा कुछ सकते हैं ही नहीं। उसके बाद अगर आप एक चेयर बना रहे हैं तो आप 20 रुपये कमा रहे हैं एक चेयर पे। यहाँ 8 पे आप 80 रुपये कमा रहे हैं। टोटल कितना हो गया बेटा, 100। ओके, यहाँ पे हो गया टोटल 100। अब समझिए, यहाँ पे मान लीजिए 6 पे आप कमा रहे हैं 60, और यहाँ पे कमा रहे हैं 2 पे 45 कर लेते हैं इसको, 45। तो यहाँ हो गया कितना, 105। यहाँ पे आप कमा रहे हैं 50, और यहाँ पे आप कमा रहे हैं 60 की जगह आप एक काम कीजिए, इसे 70 कर लीजिए, 70। दैन 50 एंड 70 कितने हो गए बेटा, 120। अब यहाँ आप कमा रहे हैं, मान लीजिए 2 पे आप कमा रहे हैं 30, और यहाँ पे कमा रहे हैं आप 77।
ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया हमारा कितना 107, और यहाँ पे आप टोटल कमा रहे हैं 95, और यहाँ 0 पे तो आप कुछ कमा ही नहीं सकते हैं, तो टोटल कितना हो गया हमारा 95। अब हम देखेंगे बेटा हमारे हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन पे हमें पता चल गया है कि हम कितना कमा रहे हैं। इन हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन पे देखा जाए तो हमें हमारा प्रॉफिट मिल चुका है, पर हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस कॉम्बिनेशन पे हो रहा है बेटा? इस कॉम्बिनेशन पे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 4 टॉय और 3 चेयर बनाने पे यहाँ हमें 120 का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और यही कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे। ओके, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें दिखाता है कि हम 2 जो प्रोडक्ट हैं उनके कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, और उसके थ्रू हम ये भी निकाल सकते हैं कि हमारे लिए सबसे प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशन कौन सा होगा। ओके गाइज, तो ये होता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब हम चलेंगे इसको थोड़ा और फर्दर स्टडी करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अभी हमारे डायग्राम्स बनेंगे। ये ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसके डायग्राम्स भी बनेंगे। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। पहला अजम्पशन हमारा क्या था कि इसमें सिर्फ 2 ही गुड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि 2 गुड्स आर टेकन बिकॉज ऑफ ईजी टू अंडरस्टैंड। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक्चुअली मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं अवेलेबल, लेकिन हमने 2 सिर्फ इसीलिए लिए हैं ताकि स्टूडेंट्स को ईजिली समझ आ सके, और आपके इतना ही आएगा अभी के लिए। अब समझेंगे इकोनॉमी इज़ फिक्स्ड। बेटा इकोनॉमी में कोई मेजर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, किसी तरह का कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं आ रहा है, जैसा जो चल रहा है वैसा ही चल रहा है। कल को ये नहीं है कि वुड एकदम से ही खत्म हो जाएगा। स्केर्सिटी है मगर अवेलेबिलिटी के साथ है। अब समझेंगे तीसरा सी वाला पॉइंट, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। समझ रहे हैं बेटा? मतलब हमारे रिसोर्सेज देखा जाए तो हमारे रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा? जैसे हमारा वुड है ना, उसका कोई भी वेस्टेज नहीं हो रहा है, वो जितना है उतने का ही प्रोडक्शन हो पा रहा है, उससे ही प्रोडक्शन हो पा रहा है, उसका कोई वेस्टेज नहीं जा रहा है। ओके, एंड टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू कांस्टेंट। बेटा ऐसा नहीं है कि आज टेक्नोलॉजी पुरानी है 2 दिन बाद बढ़ गई। अगर 2 दिन बाद अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो एकदम से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी चीज़ें। तो हम क्या मान के चलते हैं कि टेक्नोलॉजी एटलीस्ट एक सर्टेन टाइम तक कांस्टेंट रहे, ताकि हम इजीली उस डेटा को गैदर करके आपको एक सही रिजल्ट दे सकें। आप समझेंगे बेटा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस। बेटा अपन ने याद है, अपन ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा था, वो मैंने इनकम के तरीके से आपको बताया था कि 30,000 की इनकम आपको मिल रही है, लेकिन आपको सेकंड जॉब मिली है जो 45,000 की है, तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया? 30,000। जो आपने एक बेस्ट आगे के अच्छे अल्टरनेटिव के लिए जो पिछला अल्टरनेटिव छोड़ दिया, उसका जो एक्चुअल कॉस्ट था वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एंड 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। बेटा याद है अपन ने पिछले में देखा था, अगर हम टॉय की यूनिट कम कर रहे थे, मतलब यहाँ पे जो हमारा एक ये वाली जो कमोडिटी है ये तो क्या हो गई बेटा? टॉय। और जो हमारी अनदर कमोडिटी हो गई वो क्या हो गई? चेयर। तो अगर हम एक कमोडिटी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, तो हम जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना बेटा, जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, याद है हम 2-2 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो वो जो 2 यूनिट थी वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी बेटा। इन केस ऑफ पीपीसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। सही बात है, हमेशा बढ़ता रहेगा बेटा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा बढ़ता रहेगा। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आपको एक डायग्राम से समझाते हैं। हम एक बेसिक डायग्राम लेके चलेंगे। ओके, एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोडक्ट हो गए बेटा, एक प्रोडक्ट हो गया एक्स और एक प्रोडक्ट हो गया है वाई। प्रोडक्ट एक्स की अगर हम मान के चलिए 5 यूनिट बनाते हैं, तो इसकी हम बनाएंगे 0, इसकी 1 यूनिट अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगी, और अगर हम यहाँ पे 2 यूनिट बनाना चाहेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगी, क्योंकि हम सेक्रीफाइस करेंगे बेटा। अगर हमें यहाँ 1 यूनिट बनानी है तो 1 यूनिट इसकी कम करनी पड़ेगी, और ज़रूरी नहीं है 1 यूनिट ही कम हो। मैं आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे पॉइंटों में भी, फ्रैक्शन में भी नंबर जा सकते हैं बेटा। हो सकता है अगर आपको यहाँ जैसे मान के चलिए कि अगर आपको यहाँ पे, इधर हम एक बार एग्जाम्पल थोड़ा टफ कर देते हैं। टफ मतलब थोड़ा समझाते हैं कि कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, हर चीज़ सिंपल नहीं आएगी, चीज़ें कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x की 15 यूनिट्स हैं, तो यहाँ पे 0 हैं। अब x की 1 यूनिट बनाने के लिए, y की 1 यूनिट बनाने के लिए हमें x की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लीजिए हमें कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी बेटा? 1 यूनिट बनाने के लिए हमें 1 यूनिट बनाने के लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, आप ये मान के चलिए यहाँ पे 2 यूनिट, हमें 2 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो यहाँ कितना रह गया बेटा? यहाँ हो गया 13।
अब हमें अगर यहाँ पे 2 यूनिट्स बनानी है तो हो सकता है अब आपको यहाँ पे 3 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़े, तो आपकी 2 यूनिट बनेंगी। तो अगर आपने 3 उड़ा दिया तो बेटा यहाँ रह गया 10। अब अगर आपको 3 यूनिट बनानी है तो हो सकता है आपको 4 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़े। तो 4 यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं, यहाँ रह गया 6 और यहाँ पे आ गया 4। आप देखेंगे बेटा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा बढ़ते हुए क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके, और अभी आपको मैं इसका एक डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से पीपीसी का जो कर्व है वो कैसा बनता है। अब 6 हो गया। अब अगर हमें यहाँ पे 4 यूनिट बनानी है तो हो सकता है बेटा यहाँ पे क्या कहते हैं, हमें सेक्रीफाइस करना पड़े 5 यूनिट को। तो हमारे पास यहाँ कितनी रह गई, 1। अब इससे फर्दर तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमें एक और यूनिट बनाने के लिए, वाई की 1 यूनिट और बनाने के लिए हमें जितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उतना तो खुद एक्स के पास नहीं है। एक्स का सिर्फ 1 यूनिट ही बचा है। ठीक है, तो आप देखेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और हमारा जो ये देखें, वाई की यूनिट बनाने के लिए हमें 2 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी, किसकी, एक्स की। फिर 2 यूनिट बनाने के लिए हमें 3 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी, 3 यूनिट बनाने के लिए हमें 4 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी। समझ रहे हैं? तो सेक्रीफाइस जो करते हैं ना बेटा, उसको ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। अब इसका कर्व किस तरीके का बनेगा वो समझेंगे। ये आपका एक ग्राफ होता है, मोटा मोटी ग्राफ ले लेते हैं। अब हम समझेंगे इसे ऐसे कि ये मान के चलिए आपका एक्स एंड वाई एक्सिस, ये हो गया बेटा 0, ये हो गया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पे 5 हमारा हुआ ही नहीं है अभी तक, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यहाँ ले लेते हैं हम 1, यहाँ ले लेते हैं हम 6, यहाँ ले लेते हैं हम 10, यहाँ ले लेते हैं हम 13 एंड दिस इज़ आर 15। अब आप देखेंगे जब हम x की बेटा 15 यूनिट बना रहे थे ना, तो ये एक्चुअली यहाँ पे 0 पे था। ओके, फिर हमने 13 यूनिट बनाई, तो हमें 13 यूनिट मतलब हमने 2 यूनिट सेक्रीफाइस करी, तो हमारा कहाँ पे आया बेटा, ये आप देखेंगे हमारा इस जगह पे आया, ये इस जगह पे हमारा सेकंड पॉइंट आया है। ओके, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। देखें 13 बना रहे थे तब हमें 1 यूनिट मिल रही थी। अब 10 हम बनाएंगे, अगर हम 10 बनाएंगे तो हमें कितनी मिलेगी, हमें मिलेगी 2 यूनिट। तो हमारा अगला पॉइंट कौन सा है, हमारा अगला पॉइंट ये है बेटा। ठीक है, और अगर हम 6 यूनिट बनाते हैं, 6 यूनिट अगर हम इसकी बनाते हैं तो हम 3 यूनिट इसकी बना पाएंगे। ठीक है, और अगर हम 1 यूनिट बनाते हैं तो हम इसकी 4 यूनिट बना पाएंगे। तो ये करना बेटा कुछ आपका इस तरीके का है। ओके, ये थोड़ा घुमाव में बनता है, ये कुछ इस तरीके का कर्व रहता है। अभी तो आपको सीधा दिख रहा है क्योंकि हमारे पास एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ रफ वर्क में दिखाया है। पर ये एक्चुअल जो आपका पीपीसी कर्व बनेगा वो इसी तरीके का बनेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉनकेव होगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, हल्का सा कॉनकेव होगा ये देखिए, ये कर्व आपका कुछ इस तरीके का बनेगा। आपका बेटा जो पीपीएफ का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके का होगा, कॉनकेव, जिसमें आपके अनगिनत कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये देखिए, जितने कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहें आपके उतने कॉम्बिनेशन इसके अंदर बन पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा आपका एक बार बुक के साथ दिखा देता हूँ तो आपको ईजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। चलिए इसके अंदर एग्जाम्पल देखेंगे बेटा अपन। इसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है बेटा। इसके अंदर आप देखेंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये ए से लेके जी तक 7 पॉसिबिलिटीज़ दी गई हैं, जिसमें अगर आप गन बनाते हैं 21 तो आपको बटर 0 बनेगा। लेकिन वहीं अगर आप 20 यूनिट्स ऑफ गन बनाते हैं तो बटर के आप 1 यूनिट बना पाएंगे। तो आपने देखा गन्स की यूनिट कितनी कम हुई है, 21 से 20 पे आ गई। 1 यूनिट आपने सेक्रीफाइस करी और जो सेक्रीफाइस करी हुई यूनिट है वो MOC मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में शो हो गई है। अब आप अगर बटर की 2 यूनिट बनाना चाहेंगे तो आपको 18 यूनिट गन्स की बनानी पड़ेंगी। मतलब आपने कितनी सेक्रीफाइस कर दी है, पहले आप 20 बना रहे थे, उसके बाद आप 18 पे आ गए, तो 20 आपका अल्टरनेटिव चल रहा था। 21 अपन 21 की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी निकल चुका है बेटा। आप देख रहे हैं जो पिछला अल्टरनेटिव था वो था 20 का, तो 20 से आप 18 पे आ गए, तो आपने कितना सेक्रीफाइस किया, 2 यूनिट। वो 2 यूनिट आपका MOC में शो हो गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपने उसी तरीके से 18 से 15, 15 से 11, 11 से 6, 6 से 0, यहाँ पे बढ़ता जो बटर है वो बढ़ता जा रहा है। और आप देखेंगे MOC भी बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है अगर हम 1 यूनिट से दूसरे यूनिट पे शिफ्ट होते हैं। अब ये देखिए इसका PPC कर्व आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 21 एंड 6 ये अब हमारे को रेंज दे दी गई है, तो इसका कर्व एकदम कॉनकेव बना है। इसी तरीके के आपके कर्व बनेंगे। अब वापस से एक बार अपने नोट्स पे आ जाते हैं।
ओके, चलिए, तो आपको ये तो समझ आ गया है कि जो यूनिट्स आपने सेक्रीफाइस करी हैं उसको कहा जाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और जो आपने ये भी देखा होगा कि एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए आपको दूसरी यूनिट का कुछ ना कुछ कम करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ यूनिट कम करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं बेटा। और इसी चीज़ को दिखाता है क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये इसी चीज़ को दिखाता है। ओके, तो अब हम एक चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, वो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो समझेंगे। ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है बेटा। एक सेकेंड, थोड़ा सही से बना देते हैं ताकि इजीली अंडरस्टैंड कर सकें हम इस चीज़ को। चलिए, क्या होता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें इधर कमोडिटी एक्स आ गया और इधर कमोडिटी वाई आ गया। हमारे पास जो गिवन रिसोर्स होता है ना बेटा, वो हमेशा इस पर्टिकुलर लाइन पे ही रहेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी वो कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन गिवन इनकम में वो इस ही लाइन पे रहेगा। अगर आप ये मान के चलिए, अगर कोई भी कॉम्बिनेशन इस लाइन के अंदर की तरफ आ रहा है, जैसे यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी टेक्नोलॉजी या फिर लेबर या फिर रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया गया है। अगर अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाता तो बेटा ये इस लाइन पे आता, लेकिन अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया गया है। ओके, पर वहीं अगर कोई पॉइंट यहाँ पे हम चाहते हैं और वो यहाँ नहीं आ पा रहा है, क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज है ही नहीं कि हम पीपीसी कर्व को ऊपर की तरफ शिफ्ट करवा सकें, राइट वर्ड शिफ्ट करवा सकें। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है अंदर वाला, ये अगर अटेन कर लिया, मतलब आपके रिसोर्सेज कम काम में आ रहे हैं, आपने रिसोर्सेज को गलत तरीके से काम में लिया है, आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है। और वहीं अगर हम ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चाहें तो हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती है। ठीक है बेटा, तो आपके यहाँ पे सिचुएशन दो आती हैं। पहली सिचुएशन होती है बेटा शिफ्ट इन कर्व, और दूसरा होता है बेटा रोटेशन इन कर्व। ये दो आपके पॉइंट होते हैं जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि ये कर्व जो हमारा है, जो हमारा ये पीपीसी वाला जो कर्व है बेटा, ये शिफ्ट कैसे होगा और रोटेट कैसे होगा, वो समझेंगे। बेटा कोई भी पीपीसी का जो कर्व है वो हमारी इकोनॉमी की एक्चुअल कंडीशन बताता है कि हमारे कुछ गिवन इनकम है या गिवन रिसोर्सेज है, उसमें कितना प्रोडक्शन हो सकता है अगर सब कुछ सही रहा तो, बिना किसी दिक्कत के। तो क्या होगा, वो हमें ये पीपीसी कर्व शो करता है। ओके, अगर सब कुछ सही रहा तो। लेकिन वहीं अगर इसमें शिफ्ट होता है तो वो हम कैसे देखेंगे, इधर देखेंगे बेटा, वो ऐसे समझेंगे। वापस से हम लेते हैं एक बार पीपीसी कर्व हमारा, ये मान लीजिए ये हमारा पीपीसी कर्व है। अब हम देख रहे हैं बेटा राइट शिफ्ट इन कर्व, जो कर्व है वो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होएगा। कैसे, राइटवर्ड होता है बेटा ऊपर की तरफ। ओके, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ऊपर की तरफ अगर हमारा कोई पीपीसी कर्व शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दो ही कंडीशन में शिफ्ट होता है बेटा। पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन होती है अगर हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पीपीसी कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। और दूसरा कारण हो सकता है बेटा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ गए। अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हमारा पीपीसी कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो अब आप देखेंगे हमारे यहाँ पे अगर मान लीजिए ये एक्स कमोडिटी थी, तो पहले अगर ये 10 बन रही थी तो अब कितनी बन रही है, 15। और अगर ये वाई कमोडिटी थी जो पहले 5 बन रही थी और अब बन रही है कितनी, 7। तो देखिए प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया है। और अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया है तो किस कारण से बढ़ सकता है, पहला तो हो सकता है टेक्नोलॉजी बढ़ गई, और दूसरा हो सकता है हमारा रिसोर्सेज बढ़ गया हो। वहीं अगर हम देखेंगे कि हमारा जो पीपीसी कर्व है वो अगर राइटवर्ड शिफ्ट ना होके बेटा, वो हमारा पीपीसी कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट ना होके अगर लेफ्ट शिफ्ट होता है, लेफ्ट शिफ्ट मतलब बेटा अंदर की तरफ डाउनवर्ड, अगर मान लीजिए ये जो हमारा है वो पीपीसी डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो वो किस कंडीशन में होगा, पहला कंडीशन तो हमारा होगा कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो गया है, टेक्नोलॉजी हमारा आउटडेटेड हो गया है। और सेकंड हो सकता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं
वो अंडर यूटिलाइजेशन हो रहे हैं, उनका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। इन दो कंडीशंस के कारण ही हमारा जो पीपीसी का कर्व है वो लेफ्टवर्ड या फिर आप कह सकते हैं कि अंदर की तरफ डाउनवर्ड आपका शिफ्ट होगा। अगर मान लीजिए कि आप y की यूनिट पहले 5 बना पा रहे थे तो अब 4 ही बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी ही आउटडेटेड है या हमारा रिसोर्सेज है वो हम अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए ये x कमोडिटी थी जो पहले 15 यूनिट बना रही थी तो अब वो 10 ही बना पा रही है। क्यों? क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है और रिसोर्सेज हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। अब हम समझेंगे बेटा, ये तो हमारा था शिफ्ट इन कर्व, इसको बोलते हैं बेटा शिफ्ट। ये हमारा पहला सिनेरियो था जिसमें शिफ्ट होता है बेटा कर्व। लेकिन अब जो सेकंड आएगा वो होता है बेटा रोटेशन, रोटेशन इन कर्व। तो रोटेशन में क्या होता है वो समझेंगे। रोटेशन में बेटा क्या होता है कि आपका पीपीसी लेंगे एक बार, ये हमारा पीपीसी कर्व है। आप मान के चलिए आप पहले y की, ये आपका पीपीसी कर्व हो गया, पहले आप y की 5 यूनिट बना पा रहे थे और x की बना पा रहे थे आप क्या मान लीजिए 10 यूनिट। लेकिन अब क्या हुआ कि जो x है उसके अंदर दो चीज़ें हो गई हैं। पहला, x कमोडिटी को बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है या फिर उसको बनाने के लिए अब रिसोर्सेज थोड़े कम लगेंगे। तो क्या होगा बेटा, पहले 100 रिसोर्सेज में वो 100 यूनिट बना पा रहा था, पर अब 100 रिसोर्सेज में वो 120 यूनिट बना पा रहा है। टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली कम लगेंगे। तो क्या होगा बेटा कि y तो उतना का उतना ही बढ़ेगा क्योंकि y में तो कोई चेंज रहा ही नहीं, तो y तो उतना का उतना ही रह जाएगा। लेकिन हमारा पीपीसी कर्व थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समझेंगे बेटा, अब हमारी रिसोर्सेज बढ़ गए तो हमारा x का प्रोडक्शन भी बढ़ गया और x का प्रोडक्शन बढ़ के कितना हो गया है, ये हमारा हो गया है बेटा मान लीजिए 15 हो गया है। तो आप देखेंगे y में कोई भी चेंजेस नहीं है लेकिन हमारे x में बढ़ गया है। ये हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है लेकिन पार्शली, और इस शिफ्ट को शिफ्ट नहीं कह के रोटेशन कहेंगे। ये हमारा पहला सिनेरियो हो चुका है। अब हम आते हैं बेटा सेकंड सिनेरियो पे हमारे, जो कुछ ऐसा होगा कि हमारा पीपीसी कर्व है बेटा, ये रेडी हो गया है। अगर मान लीजिए कि पहले y की यूनिट और x की यूनिट लेते हैं। y जो कमोडिटी है, y और x बेटा एक ही रिसोर्सेज से बनी है, ठीक है। मान लीजिए रिसोर्स वुड था तो वुड से y x भी बन रहा है और वुड से y भी बन रहा है, ये दोनों चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। अब समझिए x एंड y ये हमारी दो कमोडिटी हो चुकी हैं। अब क्या हुआ, y की जो कमोडिटी थी वो तो उसकी टेक्नोलॉजी तो ठीक है और अभी भी काम कर रही है, लेकिन x को बनाने की टेक्नोलॉजी है ना बेटा, वो अगर आउटडेटेड हो गई है तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी अगर आउटडेटेड हो गई है तो कुछ नहीं होगा, इसका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्योंकि बेटा x की टेक्नोलॉजी कम हो गई है या आउटडेटेड हो गई है, लेकिन इसके जो कॉम्पिटिटर हैं वो टेक्नोलॉजी अभी भी उनकी टेक्नोलॉजी सही है, तो बेटा ये कॉम्पिटिशन से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा क्योंकि ये उतना प्रोडक्शन दे ही नहीं पा रहा। और जब उतना प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा तो ऑटोमेटिकली ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है। तो y की तो पहले भी 5 बन रही थी, लेकिन इसकी पहले अगर 10 बन रही थी तो अब सिर्फ 8 ही बनेगी, ठीक है बेटा। तो इसे कहते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड रोटेशन, और इसे कहेंगे बेटा राइटवर्ड रोटेशन। ये राइट रोटेशन है, ये लेफ्ट रोटेशन है। अब एक चीज़ और समझेंगे, ये हमारे हमने यहाँ 4 सिनेरियो देखे। पहला राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन, और अब हम समझेंगे बेटा जिसमें हमारे दोनों ही कर्व थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं रोटेट हो रहे हैं। ओके, ये हमारा पहला पीपीसी कर्व है। अब समझिए ये हमारा y हो गया कमोडिटी और ये हमारी x कमोडिटी हो गई है। अब देखें बेटा, इस y के आप बना पा रहे थे 5 यूनिट और वहीं आप x के बना पा रहे थे 10 यूनिट। अब क्या हुआ बेटा, x की टेक्नोलॉजी बढ़ गई और y की टेक्नोलॉजी हो गई है बेटा आउटडेटेड, ओके, मतलब डाउनग्रेड। तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो x का प्रोडक्शन तो बढ़ेगा बेटा, लेकिन वहीं y का प्रोडक्शन घटेगा। तो ये ना बेटा, ये आपका पीपीसी कुछ इस तरीके का बनेगा। ये देखिए, रहेगा कॉनकेव ही लेकिन बनेगा कुछ इस तरीके का, जिससे क्या होगा कि आपका एक कमोडिटी है ना बेटा, वो y कमोडिटी है वो 5 से 4 ही रह गई, लेकिन ये बढ़ के कितनी हो गई है 15। तो ये एक तो बढ़ गई है लेकिन दूसरी देखा जाए तो घट गई है। दूसरी का डाउनवर्ड हो गया और एक का अपवर्ड शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि एक की टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, दूसरी की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई है। तो बेटा कई बार ये पोजीशन भी आ जाती है। इसी पोजीशन को अगर हम देखें तो ये पोजीशन बेटा उल्टी भी हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि इसी का ही हो। अब ये देखेंगे, हम समझेंगे। ये हमारा हो गया पहला कर्व,
और ये हमारा हो गया बेटा दूसरा कर्व मान लीजिए। ये हमारी y कमोडिटी, ये हमारी x कमोडिटी। पहले हम y की बना पा रहे थे बेटा 5, अब बना पा रहे हैं 6। पहले हम x की बना पा रहे थे 10, अब बना पा रहे हैं कितनी, 5। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है बेटा कि x की कमोडिटी हो गई है आउटडेटेड और x की टेक्नोलॉजी हो गई है आउटडेटेड और y कमोडिटी की टेक्नोलॉजी हो गई है अपग्रेडेड। तो ऑब्वियसली ये 5 का 6 हो जाएगा और ये 10 का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इनके कुछ यही कारण होते हैं बेटा जिसके कारण से ये शिफ्ट होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैंने आपको 6 डायग्राम या 6 तरीके से बताया है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या क्या होता है। आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझा दी है कि आप एक यूनिट को बनाने के लिए दूसरी कमोडिटी की जो यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं, दैट सेक्रीफाइस यूनिट इज़ नोन एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बेटा समझते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है बेटा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि चेंज इन यूनिट सेक्रीफाइस डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट गेन। मतलब आपने कितना यूनिट सेक्रीफाइस किया और कितना यूनिट आपको मिला। मान लीजिए आपने 2 यूनिट आपने किसके दिए थे, टॉय के, तो आपको 1 यूनिट मिला था चेयर का। ठीक है बेटा, तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ इतना सा ही है, ये सिंपल सा है। आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और इसको आप लिख सकते हैं 2T:1C, यानी 2 टॉयज इक्वल्स टू 1 चेयर। आप ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। आप समझेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पीपीसी। पीपीसी स्लो डाउनवर्ड्स, बेटा हमेशा डाउनवर्ड्स होता है। ठीक है, पीपीसी शोज ऑल मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स। देखें बेटा, आप अगर नोटिस करेंगे तो ये देखिए, ये हर गुड्स के मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखा सकता है जो यहाँ पे शो हो रहे हैं। एक कॉम्बिनेशन ये भी बन सकता है, एक कॉम्बिनेशन ये भी बन सकता है। आप कुछ भी बनाइए, वो हमेशा सिर्फ पर्टिकुलर इस लाइन पे ही लाई करेगा और किसी लाइन पे नहीं करेगा बेटा लाई। ठीक है, ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। बेटा ये तो हमेशा आपको पता ही है, रिसोर्सेज हमेशा कम रहेंगे। एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है तो हमने देखा है कि कर्व में शिफ्ट अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड हो सकता है। और रिसोर्सेज अगर बढ़ जाएंगे तो अपवर्ड शिफ्ट होएगा, रिसोर्सेज घट जाएंगे तो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। PPC is concave shaped. PPC is concave shaped because of increasing marginal rate of transformation. बेटा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है, यही मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, तो पीपीसी हमेशा कॉनकेव में रहेगा, पीपीसी स्लोप हमेशा डाउनवर्ड रहेगा। बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आएंगे। ये अराउंड आपके 6 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसका बनता है। ओके, एंड शिफ्ट इन कर्व्स, जो आपके इस वक्त मैंने नोट्स में नहीं प्रोवाइड कराया लेकिन आपको पूरा समझाया है, ये चीज़ आपका आराम से आप ये मान के चलिए 12 मार्क्स कवर करेगा अगर कभी आता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट बेटा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी कुछ आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो डाउट लिख सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज करके वो चीज़ आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ आया तो बेटा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना इस वीडियो को। अब मैं आपके अकाउंट्स का लेक्चर अपलोड करूँगा नेक्स्ट, ताकि आपके दोनों सब्जेक्ट बराबर चलते रहें। और आपके सेकंड चैप्टर के भी नोट्स रेडी हो चुके हैं बेटा। तो हमने यहाँ पे ये सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं 3 लेक्चर में। वैसे 2 लेक्चर का ही था, बट पीपीसी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। और अगर आपको अब भी कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। बिल्कुल भी आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आंसर दूंगा और आपको सब कुछ सही से समझा दूंगा। ओके, बट आई होप आपको ये देख के आपको समझ में आया हो कि पीपीसी कर्व क्या होता है, क्योंकि ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने किया है। ओके, एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड हाँ, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने इसमें पढ़ा और इसमें हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा, जो लगभग सिमिलर ही था, लेकिन मतलब कंसेप्ट उनका सिमिलर ही था, लेकिन जो उनका एप्लीकेशन था वो अलग अलग था। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। एंड प्लीज़ अगर आपको समझ आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।